नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक स्पेशल टेक्निकल हेल्पर के लिए सीरीज़ स्टार्ट करी है और वो सीरीज़ है कि भर्ती परीक्षाओं में आए हुए टॉपिक वाइज वो मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो सर्वाधिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल और बैटरी, और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। आप उन प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखें। हमारा इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि वो ऐसे कौन से 25% हैं जो 2 या 2 से अधिक बार किसी एग्ज़ाम में आए हैं। इसलिए क्वेश्चन का लेवल हार्ड या इजी नहीं देखना है हमें ये देखना है कि उस क्वेश्चन का महत्व कितना है, क्योंकि वो बार बार पेपर्स में आ रहा है। अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है, आप उससे पढ़ सकते हैं, और पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जब किसी विलियन में से विद्युत धारा गुजरती है। देखो, विलियन वैसे अपन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, वैसे इलेक्ट्रोलाइट को अपघटे बोला जाता है, बात एक ही होती है लगभग। तो ये कहता है कि किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उस प्रभाव को हम रासायनिक प्रभाव बोलते हैं, और उत्तर हो जाएगा डी आपका। देखो, विद्युत अपघटन अलग चीज़ होती है, रासायनिक तुल्यांक अलग परिभाषा होती है, और आयोनाइजेशन अलग परिभाषा होती है। रासायनिक तुल्यांक तो हम सब जानते हैं कि वो परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होती है। वैद्युतिक अपघटन होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट होता है, बंट जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में उसका स्प्लिट होना ही उसका वैद्युतिक अपघटन कहलाता है। अभी हमारा उत्तर डी होगा, इसको हम केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। अगला सवाल, फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम क्या कहता है मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। प्रथम नियम ये कहता है कि पदार्थ पर एकत्रित द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है। क्या कहता है? एकत्रित द्रव्यमान आवेश के समानुपाती है। अब देखो, आवेश हम सब जानते हैं कि Q बराबर IT होता है। तो दूसरी परिभाषा आप ये भी बोल सकते हो कि धारा तथा समय के गुणनफल के समानुपाती है, लेकिन बात तो एक ही हो गई। अब वो ये कहता है कि अगर आप इस समानुपाती को एक अनुपात के रूप में निकाल कर लाते हैं तो ये आपको एक स्थिरांक मिलता है, और इस स्थिरांक को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z बोलते हैं। कैलकुलेशन करके फॉर्मूला निकालते हो तो M बराबर ZIT इसका सही सूत्र होता है। अगला सवाल है, एक धातु पर दूसरी धातु का निक्षेपण करना है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? विद्युत लेपन बोलेंगे, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। शॉर्ट में यही है कि एक धातु की परत दूसरी धातु पर हम चढ़ाने जा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। रासायनिक प्रभाव का इसमें उपयोग किया जाता है, डीसी सप्लाई का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? देखो, ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता ही दिया। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार वो किसके समानुपाती है? आवेश के समानुपाती है। ठीक है, और आवेश को हम विद्युत मात्रा बोल सकते हैं, विद्युत की क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z भी है, Z/Q लिख सकते हो या ZIT लिख सकते हो। सो दैट सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा यानी M बराबर ZIT। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस प्रकार की आपूर्ति होनी चाहिए? तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बता ही दिया था, डीसी सप्लाई से इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो है वो अपनाई जाती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लगभग 10 से भी अधिक बार अलग अलग परीक्षाओं में ये सवाल आ चुका है कि जो शुष्क सेल होता है उसकी वोल्टेज कितनी होती है। तो ड्राई सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। अगर आपसे कोई एम्पियर आवर कैपेसिटी पूछे तो फिर ध्यान रखना 2 एम्पियर आवर कैपेसिटी होती है, और अगर कोई आपसे इसकी लाइफ पूछे तो 6 से लेकर 12
महीनों तक इसकी लाइफ होती है। बड़ा इम्पोर्टेंट सेल है, ठीक है। इसका एनोड कैथोड भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखना एनोड कार्बन का होता है, कैथोड जस्ते का होता है, इसलिए इसको कार्बन जिंक सेल भी बोला जाता है। इसका इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl होता है और इलेक्ट्रोलाइट एक पेस्ट के रूप में होता है, इसलिए इसे ड्राई सेल यानी शुष्क सेल बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए ड्राई सेल है, क्षारीय सेल है और प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है यानी प्राइमरी सेल है। अगला हमारा सवाल है, एडिशन सेल में प्रयुक्त अपघटक कौन सा है? एडिशन सेल एक तरह से अगर आप बोलें तो इसको एल्कलाइन सेल और क्षारीय सेलों के नाम से भी जानते हैं और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रतीक है वो KOH होता है। अगला सवाल, ड्राई सेल में विध्रुवक का काम कौन करता है? शुष्क सेल में, क्योंकि शुष्क सेल प्राइमरी सेल है और प्राइमरी सेलों में एक दोष होता है जिसको ध्रुवाच्छादन या ध्रुवण नाम का दोष बोलते हैं। उसमें क्या है कि जो आपका पॉजिटिव एनोड होता है उस पर काम करने के दौरान हाइड्रोजन की परत जमती है, इसलिए उसको रोकने के लिए किसी विध्रुवक का उपयोग करना होता है और प्राइमरी सेलों में विध्रुवक के रूप में MnO2 उपयोग में लेते हैं। MnO2 का मतलब है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। आपका यहाँ पर सी उत्तर सही रहेगा। शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो देखो मैंने करवा ही दिया था पहले, कार्बन का होता है, ये ऊपर सेल में करवा दिया था। बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा विकल्प पुनः आवेशन सेल का उदाहरण है जिसको फिर से चार्ज कर सकते हैं? फिर से चार्ज तो भाई लेड एसिड सेल ही होता है। लेड एसिड सेल एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है और सेकेंडरी सेलों को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। अगला सवाल, लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? देखो प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं H2SO4, शुद्ध हिंदी में लिखते हैं तनु गंधक का अम्ल और वैसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। हमें इसमें डी ऑप्शन के साथ जाना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल को से नीचे कभी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। देखो लेड एसिड सेल का लेवल रहता है 3। चार्जिंग वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो 2.2 वोल्ट से ज़्यादा होती है, लगभग 2.6 वोल्ट के आसपास होती है। हाफ चार्जिंग कंडीशन इसकी कहलाती है 2 वोल्ट से लेकर 2.2 वोल्ट तक। उसके बाद में 1.8 वोल्ट या इससे भी कम का लेवल अगर आता है तो उसे डिस्चार्ज कंडीशन मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि 1.8 वोल्ट से ज़्यादा इसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ इसका लेड सल्फेट इतना सूख जाएगा कि उसको फिर से एक्टिव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला सवाल, लेड एसिड सेल का आउटपुट वोल्टेज कितनी है? अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में आपको बताया ये 2.2 वोल्ट से लेकर 2.6 वोल्ट के आसपास होता है। जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई हो, पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होता है? दोस्तों आज आपको तीनों प्लेटों का रंग बताता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ चार्जिंग कंडीशन में। चार्जिंग कंडीशन में दोनों प्लेटों का रंग अलग अलग होता है। पॉजिटिव प्लेट को बोलते हैं डार्क चॉकलेटी ब्राउन, यानी गहरा चॉकलेटी भूरा बोलते हैं, तो बी उत्तर हो जाएगा। नेगेटिव प्लेट का रंग जो होता है इसको बोलते हैं स्लेट ग्रे। स्लेट ग्रे दोनों एक ही इंग्लिश के शब्द ध्यान रखना, एक साथ लिखने हैं। जब चार्ज हो तो पॉजिटिव डार्क चॉकलेटी ब्राउन और नेगेटिव स्लेट ग्रे, लेकिन जब सेल डिस्चार्ज हो जाए तो दोनों को वाइटिश बोलते हैं। वाइटिश यानी कुछ सफ़ेद रंग की। ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, तीनों कलर याद कर लीजिए। आपको मैं प्रूफ तक इसका दे दूंगा अगर ऑफिशियल आंसर की में सही नहीं माना जाता है। लेड एसिड बैटरी जब पूर्णतः आवेशित हो तो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.28 या इससे ऊपर होता है, और आजकल 1.28 को 1280 लिखने लग गए। कोई बात नहीं, बी उत्तर हम इसका सही कर देंगे। अगला सवाल, लेड एसिड में सल्फेशन का कारण क्या है? सल्फेशन दोष होता है कि बैटरी को आप अधूरा चार्ज करके छोड़ देंगे। जब बैटरी को पूरी तरह से चार्ज नहीं करेंगे तो सल्फेशन दोष आता है। हेवी डिस्चार्ज अगर आप करोगे तो बकलिंग दोष आएगा। ट्रिकल चार्जिंग सल्फेशन को दूर करने का एक प्रक्रिया है, और फास्ट चार्जिंग तो
बूस्ट चार्जिंग इसको बोला जाता है, जनरली इसका उपयोग नहीं करते। अगला सवाल, निकिल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग होने वाला कौन सा है? देखो निकिल आयरन सेल जो होता है ना, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ 21% घोल जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो LiOH यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही आपको करना होगा। KOH का ऑप्शन यहाँ भी सही रहेगा। अगला सवाल है कि बैटरी को समांतर में क्यों जोड़ते हैं? तो आप सबको पता है करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए होगा और वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम आ जाएगा, यानी अभी हमारा A ऑप्शन होगा। सीरीज के लिए पूछा होता तो B ऑप्शन आप कर देते। अगला सवाल, बैटरी आवेशन में विद्युत अपघट्य को तैयार करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को किस में मिलाते हैं? आशुत जल में मिलाते हैं, इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। रेशियो कितना रहता है? अम्ल 1 होता है, जल 3 अनुपात में लिया जाता है, यानी 1:3 इनका रेशियो रहता है। और ध्यान रखना जल में अम्ल को मिलाया जाता है। अगला सवाल, इलेक्ट्रोलाइट का कौन ऐसा है जो बैटरी के चार्ज की स्थिति का पता करता है? तो वो है विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व ऐसा होता है जो बैटरी की चार्ज की स्थिति को बता देता है। बैटरी की क्षमता किस में होती है? तो एम्पियर घंटा इकाई में होती है। आप सभी जानते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और विशिष्ट गुरुत्व को कैसे नापेंगे? हाइड्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है, टेकोमीटर स्पीड नापने के आता है, पायरोमीटर जो है वो टेम्परेचर नापने के काम आता है। अगला सवाल, 1.2 वोल्ट की 2 बैटरी पैरेलल में कनेक्ट है। 1.2 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में कनेक्ट की जाए तो कुल वोल्टेज कितना होगा? 2.4 हो जाएगा, क्योंकि 1.2 और 1.2 ये दोनों तो मिलकर 1.2 ही देंगे, लेकिन जब सीरीज में 1.2 के साथ जुड़ी हुई है तो कितना हो जाएगा? 2.4। अगला सवाल, 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हुए, लेकिन एक विपरीत जुड़ गया। देखो एक जब विपरीत जुड़ जाए तो वो एक सीधे को खराब और कर देता है। आप यूँ समझ लो कि 6 की बजाय 4 ही सेल सर्किट में जुड़े हुए थे। इनका उत्तर 6 वोल्ट आएगा। अगला सवाल, 100 AH की बैटरी है, 800 AH की बैटरी है और 10 घंटे तक इसको काम में लेंगे तो ये आपको 80 एम्पीयर की करंट जो है वो प्रदान कर सकती है। तो बस दोस्तों, ये थे सेल बैटरी के 25 क्वेश्चन। सीरीज़ पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।